अभी आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी क्लास को आते ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज आने लगी ही, दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा माइक का एडजस्टमेंट करना था, वो अभी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी का। हाँ, अभी क्लियर है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका काम है, आप जल्दी से करते रहें। उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और लाइव लेंगे। तो मोस्टली आपको क्या काम करना है, आते ही क्लास को एक बार शेयर करना है, सभी दोस्तों को बता देना है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से एक बार शेयर करें। सभी को एक बार अपने तरफ से शेयर करेंगे और जल्दी से इनवाइट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमसे मिलने आ जाएंगे। आप सभी जैसे ही चैनल को ज्वाइन करते हैं वैसे ही उसको लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और आपके आने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कंडीशंस आप लोग ये काम करते रहिए, आगे आगे आगे, ठीक है। बोलो जी जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डालने वाला हूं और आप लोग जल्दी से क्लास को एक बार शेयर करेंगे। नेट तो तेज करो बॉयज, अभी तो बहुत तेज है यार, और कितना तेज करूं, और बढ़ा दूं? अभी मुझे बताओ, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? आप सभी को क्या प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? राधे राधे विवेक, राधे राधे। जल्दी से मुझे बताओ अभी आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी से क्लिक करें। सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालता हूँ। सब बढ़िया है? सब कह रहे हैं सबको अम्मी कसम है, शेयर करो वीडियो को। रॉयल, ये मानेगा नहीं यार। अच्छी आ रही है, ओके, कोई बात नहीं है। जब आवाज बिल्कुल क्लियर है तो फिर मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। CaCl2, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO2, ZnCl2। क्लियर करेंगे एबीसीडी को, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी से क्लियर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बी सतीश शर्मा, अनु, प्रभा, भानु, सभी लोग, ध्रुव बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और आप सबका एक एक्सक्यूज होता है कि सर हमारा नाम नहीं लेते। तो अगर किसी का नाम ना ले पाऊं तो बुरा मत माना करिए यार, सबका नाम ले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है मेरे लिए इंटेंशन। मुझे जो सामने दिख जाता है उसका नाम ले लेता हूं मैं। ज्योति राठौर, करण परमार, सौरभ शर्मा, ज्योति, ओके, पूजा, सभी का क्लियर है। पूजा बहुत दिनों से एब्सेंट चल रही हो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा, आपको बताना है। बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ता है, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्लियर करिए एबीसीडी को, बताइए। देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, तो जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, देखिए बी घटेगा घटेगा डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट ही है सब लोग, लगातार बड़े बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चंद्रमा पर एक व्यक्ति जाएगा तो उसके वजन में कमी आएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको जल्दी से क्लियर करना है। लोहे का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको जल्दी से क्लियर करना है। लोहे का रासायनिक नाम बताना है आपको, जल्दी से क्लियर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सभी बंदों का बिल्कुल करेक्ट है, लोहे का रासायनिक नाम होता है Fe। Fe को हम आयरन बोलते हैं, लोहे का रासायनिक नाम आयरन होता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों आपके लिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्लियर करेंगे एबीसीडी को, जल्दी से आंसर दीजिए। तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, समुद्र की सतह से ऊपर उठने जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, अपरिवर्तित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखो आपको सबको मालूम है ऊंचाई बढ़ने पर जो गुरुत्व का मान होता है वो कम होता है, या वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, कम होता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होता है और गुरुत्व का मान तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, जैसे ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है, तो गुरुत्व और वायुमंडलीय दाब में अंतर होता है। तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, गुरुत्व बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे। विद्युत का सुचालक है कांच, कागज, रबड़ या तांबा। विद्युत का सुचालक इनमें से कौन है, आपको जल्दी से क्लियर करना है, एबीसीडी को जल्दी से आंसर देना है दोस्तों। बताइए जल्दी से फटाफट, और आपके आंसर सबसे पहले आने चाहिए। ध्रुव परमार गलत है। चलिए अभी जल्दी से क्लियर करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन, रिंकू, भानु प्रताप, गेमिंग, राजू, जितेंद्र, प्रभा, अतुल, अभिषेक, उमेश, अनूप, देशमुख, ज्योति, शिवम, पूजा, बहुत बढ़िया। लगातार कॉपर इज द करेक्ट आंसर। सभी, कानूप हिंदुस्तानी, सोनू सिकरवार, स्वाति भदौरिया, कविता राजपूत, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। सचिन कंशाना बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी तामा। तो विद्युत का सुचालक जो धातु है वो तामा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका।
आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? आपको जल्दी से क्लियर करना है। धातु को गर्म करने पर धातु का घनत्व कैसा होगा? बताइए जल्दी से। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, आशु सिकरवार, ध्रुव परमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उमेश शर्मा का, पुष्पेन शर्मा का, अभिषेक सिकरवार का, उमेश शर्मा, बहुत बढ़िया। लगातार देखिए ऑप्शन बी देने वाले सभी बंदे करेक्ट होंगे। बोलू बैसला बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं बता दूं, जब धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो होता है वो घटता है। आपको याद रखना है, वो धातु को गर्म करने पर धातु का घनत्व हमेशा घटेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, आयतन बढ़ता है, घनत्व कम होता है, बिल्कुल करेक्ट। रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है बताना है आपको? पॉलिस्टर, रसायन, पेड़, डीजल। एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? जल्दी से क्लियर करिए। बहुत बढ़िया, आशु सिकरवार, रॉयल नवाब, ज्योति, बहुत बढ़िया, प्रभा, शिवम, उमेश, गेमिंग, मुस्कान, सची, ज्योति, बहुत बढ़िया, स्वाति, अभिषेक, विवेक, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट है। तो पेड़, देखो रबड़ जो होता है पेड़ के दूध से प्राप्त होता है और पेड़ के दूध को हम लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। तो पेड़ के दूध को हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा बताती है? आपको बताना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लियर करिए जल्दी से, एबीसीडी को जल्दी से आंसर दें। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दें फटाफट में। और दोस्तों आते ही क्लास को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को आज इनवाइट करें और अपना लक्ष्य बनाएं कि आज 60-70 से ऊपर लाइव हो जाए। तो ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करना है आप लोगों को, फटाफट से अपने सभी दोस्तों को इन्वाइट करा करिए। चलिए अभी जल्दी से क्लियर करेंगे। ओके, सभी लोगों का क्लियर है। देखो कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा बताती है, तो कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में रुकती है। सुई की दिशा इस नोक को कहते हैं और ये उसका पीछे वाला हिस्सा होता है, इस टाइप से मान लो ऐसे करके, है ना। और ये इस टाइप से एक चुंबकीय सुई है, तो ये हमेशा नॉर्थ होता है और ये हमेशा इसका साउथ होता है। तो एन दिशा उत्तर होती है और आपका लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या ल्यूमेनहॉक? इसे जेनर कर लें, है ना। एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और ल्यूमेनहॉक। तो एबीसीडी को क्लियर करना है, जल्दी से आंसर देना है सर। चलो सबको क्लियर करना है और जल्दी से आंसर देना है आपको। जल्दी से क्लियर करिए सभी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? जल्दी से क्लियर करिए। देखिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेंसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बॉक्साइट किस धातु का एस्क है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी टिन। तो क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। बॉक्साइट किस धातु का एस्क है? जल्दी से क्लियर करिए। ओके, बहुत बढ़िया। देखो बॉक्साइट किस धातु का एस्क है? जल्दी से कमेंट्स करिए। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने अल्टीमेटली सबसे पहले आंसर दे दिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। देखिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है कि बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का एस्क होता है। बॉक्साइट किसका एस्क होता है? एल्यूमिनियम का एस्क होता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? बताइए। विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए या अभिनेताओं के लिए? तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट्स करके। बहुत बढ़िया, सची, अतुल, प्रभा, गेमिंग, रिंकू, ध्रुव, शिवम, कविता, उमेश, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का जल्दी से जल्दी कमेंट्स करना है और जल्दी से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया ही है। गोलू, रुचि, जोगेंद्र, अनूप, उमेश, आर्मी लवर, जितेंद्र, मनीष, भोलू, स्वाति, सूरज, विवेक सिकरवार, आर्मी लवर, ज्योति हैं, सोनू सिकरवार हैं, रागनी चौहान है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है वो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? बताइए। पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है इनमें से? आपको क्लियर करना है। पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्लियर करिए एबीसीडी को, जल्दी से क्लियर करेंगे आप सभी। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है, क्योंकि कश्मीर जो है मोस्टली अगर हम बात करें तो श्रीनगर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा।
कि कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वो श्रीनगर है। आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है, इनमें आर्मी लवर भी शामिल है। बहुत बढ़िया। देखो पढ़ते तो सभी हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें सभी कश्मीर घाटी के ही शहर है, लेकिन जो मुख्य शहर है, मुख्य पूछा है प्रॉपर शहर, तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, तो मुख्य शहर कौन सा है? श्रीनगर। इसलिए हम इस क्वेश्चन को आंसर लगा रहे हैं, आपको समझना है। उसी तरीके से ए शिकरवार नाम ही लेते हैं, टेंशन ना लो। ए शिकरवार का भी क्या नाम ले यार, पूरा नाम तो लिखते नहीं हो तुम। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य के देश कहा जाता है, आपको क्लियर करना है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर करिए एबीसीडी को, जल्दी से बताइए। हाँ अनूप हिंदुस्तानी जी, पठानकोट पंजाब में है, तो इनको आपको क्लियर करना है। मतलब मोस्टली कश्मीर घाटी का मुख्य शहर जो था वो श्रीनगर है, जो आपको क्लियर करना है। चलिए मध्य रात्रि का सूर्य आपको क्लियर करना है, जल्दी से क्लियर करिए। देखिए नार्वे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो मध्य रात्रि का सूर्य हम नार्वे को कहते हैं, उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन उगते सूरज का देश होता तो हम किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन होता डूबते सूरज का देश या अस्त होते सूरज का देश, तो डूबते सूरज का देश हम ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रिटेन को। तो डूबते सूरज का देश हम ब्रिटेन को कहा जाता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, आपको बताना है। मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, न्याय सूत्र, सामवेद। एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, जल्दी से क्लियर करिए एबीसीडी को और आंसर दीजिए फटाफट। चलिए चलिए सभी लोग क्लियर करेंगे। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, बहुत बढ़िया। देखिए सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट ही है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो आपको याद रखना है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो ऋग्वेद का एक पार्ट था, आपको याद रखना है ना। तो सत्यमेव जयते स्पेशली कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्लियर करिए जल्दी से एबीसीडी को, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चिल्का झील कहां स्थित है वो आपको बताना है और कमेंट्स करके आंसर देना है जल्दी से। बड़ा चलिए तो जल्दी से क्लियर करिए, चिल्का झील कहां स्थित है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्लियर करिए। चलिए देखिए सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। तो सब चिल्का झील कहां पर स्थित है? उड़ीसा में, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, शिलोंग, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की राजधानी क्या बनेगी, जल्दी से क्लियर करिए दोस्तों। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल, शिलोंग, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। कमेंट्स करिए जल्दी से। ओके ठीक है। मिजोरम जो है वो राजधानी है उसकी, वो आइजोल है मिजोरम का, याद रखिए, है ना। तो जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? कमेंट्स कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया अनूप हिंदुस्तानी, रवि खटीक, बहुत बढ़िया। असम इज अ करेक्ट आंसर। चलिए सभी लोगों का बी ऑप्शन देने वाले सभी बंदे बिल्कुल करेक्ट है। बिहू जो है वो असम का पारंपरिक नृत्य है, परंपरागत नृत्य है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। जेम्स, टेम्स, हेम्स, थेम्स। तो क्लियर करिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग जल्दी से क्लियर करेंगे, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइए। चलिए सभी लोग जल्दी से क्लियर करिए। देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेम्स। देखो आप इसको टेम्स कर सकते हो, थेम्स कह सकते हो, मोस्टली हम इसको टेम्स या थेम्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बी और डी में काफी लोग कंफ्यूजन है, अगर हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं। टेम्स या थेम्स एक ही बात है, अगर ये इंग्लिश वर्जन होता तो ज्यादा सही कर सकते थे। THEMS लिखते हैं, तो थेम्स करके पढ़ सकते हो, टेम्स पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब हम इसे थेम्स करके लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप टेम्स लिख लो, लंदन की गंगा कहा जाता है इसको, है ना। और मैं इसको डी ऑप्शन ही ज्यादातर लोगों के लिए चेक करा देता हूँ। तो आपको याद रखना है, बस वर्ल्ड में नहीं जाना, आपको थेम्स कहते हैं हम लोग, तो थेम्स करके ही हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो मैं यहाँ डी ऑप्शन ही लगाऊंगा आपके लिए, है ना।
तो आपको याद रखना है जी। थेम्स और टेम्स दोनों बोलते हैं, तो थेम्स भी बोलते हैं, तो थेम्स ही लगाएंगे हम लोग, इसे थेम्स ही ज्यादातर बोलते हैं। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स के, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? बताइए, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्लियर करिए, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? जल्दी से क्लियर करिए। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? दूरी, दिशा, लंबाई, उपरोक्त सभी। जल्दी से क्लियर करिए आप सभी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी देने वाले सभी बंदे बिल्कुल करेक्ट है। नक्शे का प्रयोग दूरी, दिशा और लंबाई सभी को खोजने में किया जाता है, तो जो बिल्कुल करेक्ट होगा, दूरी भी मापते हैं, दिशा भी मापते हैं और लंबाई भी मापते हैं, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? दूरी, दिशा, लंबाई, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? बताइए जल्दी से। भारतीय सेना का भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? क्लियर करना है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर करेंगे, एबीसीडी को जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त। चलो ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, काफी दिनों से हम पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपको बताना है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, इनमें से कोई नहीं। क्लियर करेंगे सभी लोग, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो जल्दी से क्लियर करेंगे सभी लोग, प्रशांत, हिंद, अरब, इनमें से कोई नहीं। एबीसीडी को क्लियर करें, जल्दी से आंसर दें दोस्त। चलिए चलिए चलिए, सभी लोगों को जल्दी से क्लियर कर देना है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो आपके लिए करेक्ट होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन सी 19 सॉरी ऑप्शन डी 1960 में। तो एबीसीडी को क्लियर करें, आंसर दें जल्दी से, फटाफट आंसर आना चाहिए। गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया, देखिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है, 1961 में। तो गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में स्वतंत्र हुआ था, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आप सभी का। बहुत बढ़िया, लगातार सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। सीन, थेम्स, वोल्गा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी, 1987 में राज्य बना। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से क्लियर करिए। सीन, थेम्स, वोल्गा, इनमें से कोई नहीं। ओके ओके ओके, अनूप हिंदुस्तानी, गुर्जर, अंकुश, बहुत बढ़िया। रुद्र फैन क्लब, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट ही दिया है, तो चेक कराते हैं। पेरिस जो है वो आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आप सभी का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल बॉटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? आपको बताना है। लखनऊ, रेवा, जयपुर, उनमें से कोई नहीं। आपको क्लियर करना है जल्दी से, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? जल्दी से क्लियर करिए। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। तो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में स्थित है, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। N1H1 क्या है? खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनमें से कोई नहीं। H1N1 क्या है? आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। H1N1 क्या है? कमेंट्स करिए सभी लोग। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सची, अंकुश, अभिषेक, विवेक, मुस्कान, अभिनव, आशु। देखो अभी बिल्कुल सभी का बिल्कुल करेक्ट है। शुरुआत में थोड़े से गलत आ रहे थे, लेकिन अभी बाकी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट ही आंसर दिया है। ऑप्शन सी देने वाले सभी बंदे करेक्ट है, स्वाइन फ्लू। देखो N1H1 जो होता है वो स्वाइन फ्लू होता है, आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बताइए। बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्सीसाइट, गैलेना। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है? आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, जल्दी से क्लियर करिए। बहुत बढ़िया, देखो सभी का बिल्कुल करेक्ट है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आप सभी का।
याद रखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, वो देख लीजिए। हास्य गैस कौन सी गैस है? हास्य गैस कौन सी गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। तो हास्य गैस कौन सी गैस है आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताना है। तो एबीसीडी को क्लियर करें, जल्दी से बताइए हंसाने वाली गैस कौन सी? चलिए सभी लोग जल्दी से क्लियर करेंगे, हास्य गैस कौन सी गैस है? देखो सभी का बिल्कुल करेक्ट है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हंसाने वाली गैस होती है। इसका सिंबल होता है N2O, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? बताइए, नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एबीसीडी को क्लियर करें, जल्दी से आंसर। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है, काम में ली जाती है, जल्दी से कमेंट करें। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर दीजिए फटाफट में। चलिए सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा स्तनपाई अंडे देता है? आपको बताना है कौन सा स्तनपाई अंडे देता है। चमगादड़, कंगारू, चिड़िया, डक बिल्ड, प्लेटिपस। तो आपको क्लियर करना है कौन सा स्तनपाई अंडे देता है, वो आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, आपको जल्दी से क्लियर करना है। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्तनपाई अंडे देता है, जो आपको क्लियर करना है। तो जो स्तनपाई अंडे देता है वो है डक बिल्ड प्लेटिपस, आपको याद रखना है ना। डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, याद रखेंगे, डक बिल्ड प्लेटिपस अंडे देने के बाद। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? रेडोरस से, ऊतक विज्ञान से, लेजर बीम का अध्ययन से या स्त्री रोग विशेषज्ञ। और चमगादड़ के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वहां पूछा जाता है कि कौन सा 25 स्तनधारी है। तो 25 स्तनधारी के लिए तो फिर चमगादड़ लगाएंगे, है ना। तो याद रखेंगे, हाँ डी बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए अभी बताइए, लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। रेडारस से, ऊतक विज्ञान से, लेजर बीम के अध्ययन से या स्त्री रोग संबंधित है। तो आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? देखिए लेप्रोस्कोपी जो होता है ना, वो शरीर की आंतरिक क्रियाओं की जानकारी के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं। तो इसके लिए जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा स्त्री रोग संबंधित लेप्रोस्कोपी। ठीक है, हाँ फीमेल से संबंधित है, स्त्री रोग से संबंधित है लेप्रोस्कोपी। याद रखेंगे। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था किससे कहते हैं, आपको बताना है। द्रव की चौथी अवस्था किसे कहते हैं, आपको बताना है। द्रव की चतुर्थ अवस्था किसे कहते हैं, आपको बताना है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। क्लियर करिए जल्दी से आंसर, एबीसीडी को बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट है कि द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, द्रव्य की। जो द्रव्य की 5 अवस्थाएं, उनमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बहुत सा इंस्टेंट कंडेंसेट होती है। ये 5 अवस्थाएं होती हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनमें तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा, तीसरी गैस, दूसरी द्रव और पहली जो होती है वो ठोस होती है। ऐसे करके आपको क्लियर करना है। आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM, NPK। तो आपको क्लियर करना है जल्दी से, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, जो आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, जो आपको क्लियर करना है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ध्रुव परमार, NPK जितेंद्र, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, एनपीके देने वाले सभी बंदे क्लियर है। देखो एनपीके से हम यहाँ पे बात करें, एनपीके को मिश्रित क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो खाद होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद से मिलकर बनी होती है। और कौन सी खाद होती है? पोटेशियम।
तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से मिलकर हमने खाद बनाया होता है, इसीलिए हम इसे मिश्रित उर्वरक कहते हैं। तो याद रखना, मिश्रित उर्वरक जो होता है एनपीके को जानते हैं, तो जिससे आपका क्लियर करेगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर बनेगा एनपीके, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलो, आज 50 क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है ये। आगे बढ़े, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है, आपको बताना है। तो गाय का दूध किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए जल्दी से, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? जल्दी से क्लियर करिए, चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे सभी दोस्त। गाय के दूध, आपको बताना है निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? जल्दी से कमेंट्स करिए, सभी लोग आंसर दीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जल्दी से क्लियर करें। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको क्लियर करना है। चलिए जल्दी से क्लियर करिए और आपको आंसर देना है फटाफट। देखो यहां पर मैं क्लियर करूं, आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। जैसे आप लोगों ने जहां से पढ़ा होता है वहां पे क्या होता है, बहुत से लोगों के पेपरों में जो चीजें होती हैं वो गाय के दूध में विटामिन ए बताते हैं, होता है, बुरा नहीं कहेंगे, ए होता है, डी भी होता है। लेकिन जब मैं गाय का दूध देखता हूँ, मतलब मैं नहीं देखता हूँ, मोस्टली वैज्ञानिकों ने देखा है कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्रमुख रूप से होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, विटामिन बी। याद रखेंगे, गाय के दूध में जो स्पेशल विटामिन पाया जाता है वो विटामिन बी होता है, याद रखेंगे। अगर विटामिन बी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता तो ए लगाएंगे, अगर ये भी नहीं मिलता तो विटामिन डी लगाएंगे, ऐसे करके क्लियर करना है। तो सबसे सटीक आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, विटामिन बी, याद रखिए। गाय के, देखो दूध में कोई विटामिन सी नहीं होता, याद रखो, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, गाय के दूध में सी नहीं होता। गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध हो, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। लेकिन ए, बी और डी तीनों होते हैं, डी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन मोस्टली गाय के दूध में अगर बात करें तो विटामिन बी बहुत होता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट हो। हाँ, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है, आपको बताना है। यकृत, फेफड़ा, पेट, आंत, क्लियर करिए। टाइफाइड किस हिस्से को हमारे प्रभावित करता है, जो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए क्लियर करिए, गूगल कर लेना बेटा अनूप हिंदुस्तानी, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो बाकी का अदर चीजें चेक कर लेना थोड़ा सा, है ना, फिर उसके बाद बात करेंगे। चलो, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है, जल्दी से बताइए। यकृत, फेफड़ा, पेट, आंत, आपको क्लियर करना है, एबीसीडी को जल्दी से क्लियर करेंगे। चलो देखो, अगर हम बात करें, टाइफाइड जो होता है ना वो हमारी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड कहाँ होता है, आंत को प्रभावित करता है, क्योंकि ये दूषित पानी, टाइफाइड किससे होता है, दूषित पानी और भोजन से होता है। टाइफाइड दूषित पानी और भोजन से होता है ना। जो अगर हम दूषित पानी पी लें, दूषित भोजन कर लें, उससे होता है, इससे हमारी आंतें संक्रमित होती हैं। तो टाइफाइड कहाँ होता है, आंत में होता है, याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, केनाइन। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। चलिए जल्दी से क्लियर करिए, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, केनाइन, एबीसीडी को क्लियर करें, जल्दी से आंसर दें। चलो जल्दी से क्लियर करेंगे, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं, जल्दी से क्लियर करें। बहुत बढ़िया, मोलर बिल्कुल करेक्ट आंसर है अतुल। देखो मोलर दांत बिल्कुल करेक्ट होता है। देखो 3 जड़ों का दांत जिसे हम कहते हैं वो मोलर टीथ होता है। और मोलर टीथ हमारी दाढ़ ही होती है। मोलर टीथ हम क्या कहते हैं, जो हमारी दाढ़ होती है, पीछे के 3, मतलब अगर हम बात करें एक साइड जबड़े में, ऊपर के जबड़े में 6 होते हैं, नीचे के जबड़े में 6 होते हैं, टोटल होते हैं 12। टोटल कितने होते हैं, 12। तो मोलर दांतों की कुल संख्या हमारे शरीर में होती है 12। प्री मोलर दांतों की संख्या जो हमारे शरीर में होती है वो होती है 8। इंसीजर दांत जो होते हैं इनका जो संख्या होती है हमारे शरीर में वो भी होती है 8, ठीक है। और केनाइन दांतों की संख्या जो हमारी बॉडी में होती है वो होती है 4। तो ऐसे करके हमारे टोटल दांत होते हैं 8 8 16, 16 12 28, 28 और 4 32। इस तरीके से टोटल दांत हमारी बॉडी में होते हैं 32, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पाचन में लार मदद करती है? प्रोटीन, वसा, रेशा, स्टार्च। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी से क्लियर करिए। लार किसके पाचन में मदद करती है, देखते हैं कितने दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, तो जल्दी से क्लियर करिए। तो लार किसके पाचन में मदद करती है, वो है स्टार्च इज द करेक्ट आंसर।
तो लार लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है, याद रखिए, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है, याद रखिए। निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है? बताइए। आइरिस की स्थान बदलने से, कमजोर मांसपेशी से, आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन से, या रेटिना की कमजोरी से? तो आपको याद रखना है। चलिए, तो आइरिस के स्थान बदलने से क्या मतलब, सॉरी, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है वो आपको बताना है। एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ध्रुव परमार बिल्कुल करेक्ट है, उमेश शर्मा करेक्ट है, और मोस्टली सबकी लाइन ही लगी है सही वाले की। मैंने आपका कमेंट ही नहीं देखा अभी, ऑप्शन पे ही लगा रहा। चलो कोई नहीं। रेटिना की कमजोरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेटिना की कमजोरी सभी का बिल्कुल करेक्ट ही है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखो, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? रेटिना की कमजोरी के कारण होता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके आगे बन जाता है तो हमें हो जाता है ये चीज है, मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और मैं अगर यहाँ पर 1 मिनट वेट करूं तो आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन, अगर पुतली होगा, प्रकाश जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, 1 मिनट, यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन आप लगाएंगे। मैं बता देता हूं, और थोड़ा सा क्वेश्चन चेक नहीं करे ढंग से। यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट लगाइए आप। क्या लगाओगे? ऑप्शन सी, आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन से, क्योंकि प्रकाश प्रभावित होगा तभी तो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा, और जब प्रतिबिंब आगे बनेगा तो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसी को कहते हैं। तो यहां पर जो बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा वो आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन होगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस चीज को आपको क्लियर करना है थोड़ा सा, है ना। चलो, चंबल टीम मुरैना लिखते हैं, बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब बात चलेगी हिंदुस्तान की। जय हिंद, बहुत बढ़िया। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या होता है? आपको बताना है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है, आपको क्लियर करना है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या होता है? 1 किलो, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, या 1500 ग्राम? तो आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। सभी लोग जल्दी से क्लियर करिए। ओके, ओके। देखो, अगर कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा 1350 ग्राम। याद रखिए, मैं आपको आज समझा देता हूं कि अगर हमसे पूछे कि ह्यूमन के ब्रेन का औसत वजन कितना होता है, तो हमारा जो औसत वजन है वो होता है 1400, यानी 1400 ग्राम। कितने ग्राम होता है? 1400 ग्राम। जिसमें महिलाओं का अगर हम देखें, मतलब फीमेल्स का देखें, पहले मेल का देख लेते हैं। मेल का होता है औसतन 1400 ग्राम, और फीमेल का होता है 1350 ग्राम। लेकिन 1500 ग्राम किसी भी कंडीशंस में नहीं हो सकता, आपको याद रखना है। तो औसत वजन 1400 ग्राम, फीमेल्स का होता है 1350 ग्राम, और पुरुष का होता है 1400 ग्राम। तो कभी इस टाइप का ऑप्शन आए और जिसमें 1450 ना हो, 1400 भी ना हो, 1350 हो, तो आप 1350 पर जाइए, लेकिन 1500 नहीं जा सकते, याद रखिए। तो यहां पर ये हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा वो 1350 होगा, याद रखिए जी। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? बताइए। प्लेग, टाइफाइड, तपेदिक, या हैजा? तो निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है, आपको बताना है, जल्दी से क्लियर करिए आंसर। बहुत बढ़िया। देखो, तपेदिक जो होता है वो टीबी होता है। तपेदिक किसे कहते हैं? टीबी को कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होता है ये, टीबी, है ना। और इसे यक्ष्मा भी बोला जाता है ना। इसे क्या बोला जाता है? यक्ष्मा भी बोला जाता है। तपेदिक कहें, ट्यूबरक्लोसिस कहें, या यक्ष्मा कहें, और ये संक्रामक बीमारी है जो आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, बताइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको क्लियर करना है, एबीसीडी को जल्दी से आंसर दीजिए। तो पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, सभी दो जल्दी से क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहां पर डिग्रियां कंप्लीट नहीं थी तो मैं डिग्री ऐसे बना देता हूं, आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए सेवी,
ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एबीसीडी को क्लियर करिए, आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। तो भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताइए। सेबी, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं, कमेंट्स करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो, भारत में जो मुद्रा की छपाई होती है वो आरबीआई के अधीन होती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका स्थापना जो हुआ था 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था आरबीआई का मुख्यालय, मतलब आरबीआई की स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ना, वो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 1949 में किया गया। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। तो आपको याद है। चलिए, तो 1 अप्रैल 1935 को ये हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 को। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में। तो क्लियर करिए, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट बनेगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है मणिपुर, ईटानगर, शिलोंग, इम्फाल। तो एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करिए सभी दोस्त। बहुत बढ़िया। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी ईटानगर है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, आपकी ईटानगर, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। भारत ने सती, सॉरी, यहाँ पे डॉट 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 है, सती प्रथा का उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो किसने सती प्रथा के अंत में अभूतपूर्व योगदान दिया? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, या एमी वेसेंट। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। जरूर ईटानगर घूमने जाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट में लगने के बाद। बहुत बढ़िया। राजा राम मोहन राय, अनूप हिंदुस्तानी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, शिवा तोमर बिल्कुल करेक्ट है। टिंकू गुर्जर भी बिल्कुल करेक्ट है। शिवा तोमर भी करेक्ट है। रागनी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का, राजा राम मोहन राय। तो आपको याद रखना है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंडियन सुपर लीग भारत में डॉट 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 के खेल प्रोत्साहन को देने के लिए एक प्रयास है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो आपको क्लियर करना है, इंडियन सुपर लीग भारत में डॉट 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 के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। एबीसीडी को क्लियर करें, जल्दी से आंसर दें। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, कमेंट करिए जल्दी से। इंडियन सुपर लीग किससे रिलेटेड है, आपको जल्दी से क्लियर करना है। बेटा, इंडियन प्रीमियर लीग थोड़ी ना है, सुपर लीग पूछ रहे हैं वो। प्रीमियर लीग क्रिकेट से है, आईपीएल क्रिकेट से। इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ये तो इंडियन सुपर लीग पूछ रहे हैं आपसे। इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है, जल्दी से क्लियर करिए आप। देखिए, आप सभी लोग अभी आपस में ही लगे हो। देखो, अभी आपको क्लियर करना है, इंडियन सुपर लीग जो है वो फुटबॉल से है। सभी लोग इतना दिमाग मत लगाइए, समझ लीजिए। इंडियन सुपर लीग का जो शुरुआत किया गया था वो फुटबॉल लीग के रूप में किया गया था, और ये फुटबॉल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत से लोग क्रिकेट और हॉकी से बाहर ही नहीं निकले। उन्होंने सोचा ही नहीं कि फुटबॉल के लिए बना भी होगा। तो अभी इंडियन सुपर लीग के मैच चल रहे हैं और मैच भी हो रहे हैं। तो याद रखिए, ये फुटबॉल से है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिए। इसके बाद को नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो आपको क्लियर करिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, फातिमा बीबी। तो क्लियर करिए, एबीसीडी को जल्दी से आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, जल्दी से कमेंट्स करें। ओके, देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, बछेंद्री पाल। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली जो महिला थी वो बछेंद्री पाल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। आगे बढ़े, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे, बताइए। सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर, सेंट ल्यूक। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे, जल्दी से बताइए।
अंकुश गुर्जर, पीटी उषा ने कोई मतलब कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं करी है, वो ना दौड़ने में थी, वो एथलेटिक्स है, ठीक है, वो पर्वतारोही नहीं है। चलिए, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। काफी सारे दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सेंट थॉमस। तो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सेंट थॉमस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक किस राज्य में लागू की गई थी? आपको बताना है। इससे पहले एक बार ऑड इवन लागू किया गया था एक स्टेट में, वो स्टेट आपको बताना है, बिहार में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट्स करना है जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट ही है। सी ऑप्शन देने वाले सभी करेक्ट है, क्योंकि ये दिल्ली में की गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑड इवन पॉलिसी दिल्ली में की गई थी। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अति हाई लेवल पर पहुंच गया था, और उसे कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने एक डिसीजन लिया कि दिल्ली में वाहन जो होंगे, इवन और ऑड नंबर के वाहन उसी हिसाब से चलेंगे। तो एक दिन ऑड नंबर व्हीकल चलते थे और एक दिन इवन नंबर के। तो ऑड और इवन की पॉलिसी चालू की गई, जो दिल्ली में स्टार्ट हुई थी, याद रखेंगे। हाँ, दिल्ली ही है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, इसके ऑप्शन सी गलत है। वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है, क्लियर करना है आपको। आप लिख कर दे दीजिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शंस नहीं है आपके लिए, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये किसी ऑप्शन का मिक्स हो गया है, मैंने देखा नहीं तो ध्यान से दिया नहीं। आप तो लिख कर दे सकते हैं और आंसर दे सकते हैं सभी लोग। तो वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है, आपको क्लियर करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट ही हैं। तो देखो, आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में फारस को हम ईरान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से, ठीक है, फारस की खाड़ी। इनमें से कोई नहीं बता सकते हो, है ना। ऑप्शन अगर कुछ भी नहीं है फारस को, तो यहाँ पर अगर मैं इनमें से कोई नहीं दिया था, तो फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, मैंने ऊपर के 3 देख के ही काट दिया। अगर यहाँ पे ऑप्शन भी देखना हो तो आप डी ऑप्शन दे सकते हो। क्या दे सकते हो? डी ऑप्शन दे सकते हो। चलो, कोई नहीं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके आप मान लीजिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है। मद्रास का युद्ध बताना है, 1556, 1612, 1746 या 1757। तो मद्रास का युद्ध कब हुआ था, जो आपको क्लियर करना है, जल्दी से क्लियर करना है। मद्रास का युद्ध कब हुआ था, बताइए, जल्दी से क्लियर करिए। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1556, 1612, 1740 या 1757। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है 1746 में, जो आपको क्लियर करना है, बिल्कुल ही करेक्ट है आप सभी के लिए। तो मद्रास का युद्ध जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1746 में हुआ था, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि ये 1746 में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है आप सभी। देखो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और आपको जाते जाते मुझे कमेंट्स करके ये भी बताना है कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और क्लास कैसी लगी, और बाकायदा मुझे सारी चीजों का रिव्यू देना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, नहीं किया है अब तक तो कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो क्लियर करेंगे, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जल्दी से क्लियर करिए। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको क्लियर करके बताना है, जल्दी से जल्दी क्लियर करके। उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से क्लियर करिए। बहुत बढ़िया, देखिए सभी लोग जल्दी से कमेंट्स कर ही दे रहे हैं फटाफट में, और जल्दी से जल्दी आंसर आ रहा है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, इतने सारे लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, और आप सभी को याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में ही है। बिल्कुल करेक्ट है आप सभी, कोई गलती नहीं की है किसी ने भी। तो मोस्टली आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो आपके लिए याद रखना है, वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में। आज के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं सारे, है
है ना। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, GKGS बाय अमित भदौरिया, GKGS अमित भदौरिया। ठीक है, इसको आपको क्लियर करना है जल्दी से, फटाफट में याद रखिए जिससे आपको क्लियर करना है। 43 सही थे, ओके बहुत बढ़िया। 48 सही है उमेश शर्मा के, बहुत बढ़िया। लगातार सभी लोग इसी तरीके से क्लास को एंजॉय करिए, मजा करिए, दोस्तों को शेयर करते रहें क्लास को, ज्यादा ज्यादा लोगों को क्लास लेने के लिए इन्वाइट करिए। तब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, नाइस क्लास, 49 करेक्ट है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम सर जी, गुड नाइट, ओके ओके। 41 सही थे, बहुत बढ़िया। बाय 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 अतुल, बाय। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना क्लियर करेंगे, अभी कल की क्लास में इंतजार करते हैं सभी लोग, तब तक के लिए वेट करिए। मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार।